ये आभा। जब वो इस आभा से घिरा, आदर्श को लगा कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पीछे एक अत्यंत रहस्यमय सीलबंद दुनिया है। मानो उस दुनिया में प्रवेश करने पर उसे महान दाव की उत्पत्ति दिखाई दे जाएगी और ब्रह्मांड के सभी रहस्य उसकी मुट्ठी में आसानी से आ जाएंगे। सिर्फ आदर्श ही नहीं, दूसरे युवा अभिजात वर्ग के लोगों को भी ऐसी ही अनुभूति हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि ऊर्जा के प्रति उनकी समझ आदर्श जितनी गहरी नहीं थी, उनकी अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं थी। उन्हें बस यही लग रहा था कि वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और उनके मन में रहस्यों को जानने की इच्छा थी। प्रवेश द्वार बड़ा होता गया। ये इतना बड़ा था कि एक साथ 10 लोग प्रवेश कर सकते थे। विभिन्न बड़े गुटों के बुजुर्गों के संयुक्त प्रयासों से स्थानिक मार्ग को खोलना मुश्किल नहीं था। अंदर जाओ। एक बार जब तुम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे तो तुम सभी युवाओं को सीधे परीक्षण स्थल में भेज दिया जाएगा, जबकि हम बड़े लोग खजाने की खोज वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। एल्डर तेजस्व ने कहा, मानो ऊर्जा का एक गोला उनकी हथेली पर लिपट गया हो। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई, लिन परिवार का एक कनिष्ठ व्यक्ति सीधे रहस्य लोक के प्रवेश द्वार से अंदर चला गया। रहस्यवादी क्षेत्र में उड़ान भरने की प्रक्रिया में लिन परिवार का ये कनिष्ठ सदस्य अपनी सांस रोककर अत्यधिक सतर्क हो गया। हालांकि दूसरे गुटों में से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। हर गुट में जूनियर थे, कोई भी जिंदगी मौत की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता था। एक के बाद एक विभिन्न गुटों के युवाओं को रहस्यवादी क्षेत्र में भेजा गया। आदर्श एल्डर अंबर स्तंभ के पीछे खड़ा था। उसे आकाशराज की नजरें तेज चाकू की तरह उस पर टिकी हुई महसूस हो रही थी। आकाशराज के अलावा एक और कपटी सा दिखने वाला युवक था। उसकी त्वचा पीली और बीमार लग रही थी, हालांकि उसकी आंखें तेज और क्रूर थीं। आदर्श ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उसका नाम दुर्दम था, जो शेंतु परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवा कुलीनों में से एक था। परिवार में उसका स्थान शायद आकाशराज के बाद दूसरे नंबर पर था। जब शेंतु परिवार का कबीला लिन परिवार के पास बातचीत करने आया था, तब आदर्श ने दुर्दम को देखा था। आदर्श को उसकी आंखें अच्छी तरह याद थीं। जब आदर्श की बारी आई तो कुलमाता लिन ने हिचकिचाते हुए अपनी आवाज उस तक पहुंचाई, आदर्श, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? कुलमाता लिन ने पहले ही आदर्श और आकाशराज के झगड़े के पीछे की वजह जानने के लिए लिन परिवार के पारिवारिक नियम भवन से लोगों को भेजा था। उन्होंने उसके जीवन की भी थोड़ी जांच की थी और उन्हें कुछ अस्पष्ट रिपोर्टें मिली। कुलमाता लिन को बस इतना पता था कि आदर्श ने वैभव दिव्य साम्राज्य के एक प्रशिक्षण मैदान में असाधारण प्रदर्शन किया था। हालांकि फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। स्वर्गयुग जगत के लिए वैभव दिव्य साम्राज्य का कोई जिक्र करने लायक नहीं था, इसलिए वहां कुछ उपलब्धियां हासिल करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। इसके अलावा आदर्श का सामना अब आकाशराज और उनके साथियों से था, जो स्वर्गयुग जगत के शीर्ष कुलीन थे। वे आदर्श से उम्र में भी काफी बड़े थे, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे जो खतरा होगा उसकी कल्पना करना आसान था। आदर्श, दरअसल ये प्रशिक्षण अनुभव तुम्हारे क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए था। हालांकि अगर ये बहुत जोखिम भरा है तो तुम्हें विचार करना होगा कि क्या ये इसके लायक है। भले ही तुम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश न कर पाओ, उजाड़ स्वर्ग तकनीक में तुम्हारी उपलब्धियों के साथ ये एक उज्ज्वल भविष्य पाने और स्वर्गयुग जगत में एक अग्रणी व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त है। कुलमाता दुविधा में थी। उसे आदर्श को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश देने का पछतावा भी हो रहा था। आदर्श ने कहा, मात्र सत्ता की चिंता के लिए धन्यवाद। ये कनिष्ठ वास्तव में महान महारानी के पास जाकर देखना चाहता है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट का बुनियादी ज्ञान है और तुम वैभव साम्राज्य की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक हो। हालांकि स्वर्गयुग दुनिया अलग है। वहां के कुलीन लोग तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि तुम महान महारानी की विरासत हासिल कर पाओगे। न ही मैं चाहता हूं कि तुम ज्योति के समाप्त हुए मेरिडियन को जोड़ने का तरीका खोज पाओ। अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो यही सबसे बड़ा इनाम होगा। कुलमाता ने फिर से कहा, आदर्श स्वयं लिन परिवार की दौलत था। उसकी उत्परिवर्तित आंखें एक ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में कुलमाता ने कभी सुना भी नहीं था। ये क्षमता अगली पीढ़ी को भी मिल सकती है। जैसे ही कुलमाता ने बात की, उसने दोनों बुजुर्गों तेजस्व और अंबर स्तंभ की ओर सिर हिलाया। लिन परिवार के 2 बड़े बुजुर्गों ने खुद को आजाद कर लिया था। आदर्श पर शेंतु परिवार के कबीले का कोई छुपकर हमला न हो, इसके लिए उन दोनों ने खुद आदर्श को रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार से बाहर भेज दिया। लेकिन फिर भी जैसे ही आदर्श ने रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर को कुछ जोड़ी आंखों द्वारा स्कैन किया जा रहा है। जांच के इस एहसास ने आदर्श के दिल को ठंडा कर दिया। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति का पता लगा लेंगे, लेकिन उसे इस तरह स्कैन किया जाना बेहद घिनौना लगा। ये बूढ़े मूर्खों का समूह। जैसे ही उसका आधे से ज्यादा शरीर रहस्यमयी दायरे में प्रवेश कर चुका था, आदर्श ने पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा। उसने कुछ शत्रुतापूर्ण आंखें और आकाशराज का भयानक चेहरा भी देखा। वो अंदर चला गया है।
मुझे सच में नहीं पता कि उसे ये भरोसा किसने दिया, लेकिन ये मुझे पसंद है। आकाश राज के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने अनजाने में अपने हाथ से हवा को ऐसे पकड़ा जैसे वो आदर्श को निचोड़ कर मार रहा हो। कुलवंत, आदर्श तुमसे बस थोड़ा सा छोटा है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शुरुआती प्रवेश में उसे तुम्हारे साथ रखा जाएगा। मैं भविष्य की बातें तुम पर छोड़ता हूं। आकाश राज बोल रहे थे, तभी उनके पास ही खड़े एक युवक ने, जो लंबे ज्वलंत वस्त्र पहने हुए था, हल्के से सिर हिलाया। उसने सहजता से कहा, छोटी सी बात है। आदर्श को अचानक अपनी दृष्टि में बदलाव महसूस हुआ। इसके बाद वो एक विशाल और खाली जमीन के ऊपर प्रकट हुआ। इस जमीन पर कुछ भी नहीं था। ये इतनी खाली थी कि लोगों को कमजोर महसूस होता था। ये नीरस सफेद थी और देखने की सीमा तक फैली हुई थी। स्विश स्विश, कुछ हल्की आवाजों के साथ और लोग अंदर पहुंच गए। आदर्श ने अपनी युआन क्यू घुमाई और ज्यादा सतर्क हो गया। आदर्श के अलावा 10 से अधिक लोग थे जिन्हें इस स्थान पर ले जाया गया था। एक नजर में उसने तुरंत पता लगा लिया कि शेंतु परिवार के लोग उन लोगों में शामिल थे। लिन परिवार के लोगों की बात करें तो आदर्श ने भी कुछ लोगों को देखा। उनमें से एक फूलदार कपड़े पहने एक जवान लड़की थी। वो दुबली पतली और खूबसूरत थी। आदर्श को देखते ही वो लड़की मुस्कुरा दी। उसका नाम तरुण था। वो उन शुरुआती 6 लोगों में से एक थी जिन्हें महान महारानी के रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का स्थान दिया गया था। तरुण के बगल में एक और स्त्रैण सा दिखने वाला युवक था। उसका नाम दिव्येश था। वो तरुण का भाई था। जहां तक तीसरे व्यक्ति की बात है तो वो वरुण था। जब वरुण ने आदर्श को देखा तो उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। मैं इस दुष्ट के साथ रहने के लिए बहुत बदकिस्मत हूं। वरुण को अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो आदर्श के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहता था ताकि इस गंवार को पता चल सके कि स्वर्गयुग दुनिया का कुलीन वर्ग कैसा होता है। वरुण जानता था कि आदर्श शेंतु परिवार के कुल का एक चिन्हित व्यक्ति है। इस प्रशिक्षण अनुभव में अनगिनत लोग आदर्श से निपटना चाहते थे। आदर्श के साथ होने का मतलब था कि वो निश्चित रूप से फंस जाएगा। ये तो बदकिस्मती है। मुझे उसके साथ ग्रुप में रहते हुए सावधान रहना होगा। इनमें से कोई भी आसान नहीं है। वरुण ने अपने आसपास का माहौल देखा। महान साम्राज्ञी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के समय लोगों को समूहों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक समूह के नियम 2 बातों पर निर्भर करते थे। एक तो उम्र और दूसरा प्रवेश की समयावधि। जो लोग एक ही समयावधि में प्रवेश करते थे और समान आयु के थे, उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता था। इसलिए लिन परिवार के 4 सबसे छोटे सदस्यों को एक साथ रखा गया। ये अपरिहार्य था। लिन परिवार के अनुयायी स्वाभाविक रूप से एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने शेंतु परिवार और अन्य गुटों से स्पष्ट दूरी बनाए रखी। हा, उस व्यक्ति के साथ समूह में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है जिसने युवा मास्टर आकाश राज के चेहरे पर तमाचा मारा था। एक युवक जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग रखा था, आदर्श को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। दरअसल जैसे ही आदर्श महान महारानी रहस्यलोक के प्रवेश द्वार से अंदर गया, लोगों का एक समूह तुरंत महान महारानी रहस्यलोक में घुस आया। ये लोग आदर्श की उम्र के थे, इसलिए वे आदर्श के साथ समूह में शामिल होने का इरादा रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेंतु परिवार ने आदर्श का सिर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए बेहद आकर्षक पुरस्कार स्थापित किए थे। इन लोगों की नजर में आदर्श एक रसीले मांस के टुकड़े जैसा था। हर कोई उसे खाना चाहता था। आकाश राज सचमुच बेकार है। किसी के लिए भी उसे रौंदना बेकार है। जे काले बालों वाली एक युवती ने काले कपड़े पहने हुए प्यारे लेकिन मोहक अंदाज में कहा। उसके शब्द आकाश राज का उपहास करने से भरे थे। जाहिर है ये लोग समान हितों के कारण इकट्ठा हुए थे, लेकिन शेंतु परिवार के साथ उनके दोस्ताना संबंध नहीं थे। आदर्श ने उस लड़की की तरफ देखा। वो नाजुक थी और उसकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर समय अपनी पीठ झुकाए हुए है। उसके नाखून बिल्कुल काले थे। वे नुकीले और तीखे थे और उनसे निकलने वाला ठंडा एहसास लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाखूनों में जहर भरा हो। जब उसने आदर्श को देखते हुए देखा तो वो हंस पड़ी और अनजाने में अपने होंठ चाटने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आदर्श को निगल जाना चाहती है। अरे ये लोग क्या हैं? वरुण ने मन ही मन कोसा। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। इनमें से कई तो आदर्श के लिए यहां थे। पैंथर लेडी, आकाश राज के बारे में इतना बुरा मत बोलो। वो एक बेहद आसान काम में भी असफल हो गया। ये आदर्श बच्चा बहुत चालाक है। हमें उससे सावधान रहना होगा। वहां मौजूद कुछ लोग ऐसे गुटों से थे जिनके शेंतु परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उनमें से एक ने आकाश राज की ओर से बात की। पैंथर लेडी कहलाने वाली वो व्यक्ति एक दुबली पतली, काले बालों वाली, काले कपड़े और काले नाखूनों वाली लड़की थी। पैंथर लेडी ने बोलना बंद कर दिया। शेंतु परिवार के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे और शेंतु परिवार के एक शिष्य भी वहां मौजूद थे, इसलिए आकाश राज को नीचा दिखाना ठीक नहीं था। और शेंतु परिवार का ये शिष्य लगभग 16-17 साल का लग रहा था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था,
क्योंकि वो एक ज्वलंत लंबे वस्त्र पहने एक युवक के पीछे खड़ा था। इस युवक का नाम कुलवंत था। वो ली फायर संप्रदाय से था। यहां तक कि पैंथर लेडी और उसके पीछे बैग लिए खड़े युवक ने भी कुलवंत के प्रति श्रद्धा दिखाई। उसने ली अग्नि संप्रदाय के पिछले आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ली अग्नि रैंकिंग हर 3 साल में आयोजित की जाती थी और केवल 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए। इसमें केवल ली अग्नि संप्रदाय के अनुयायी ही भाग ले सकते थे जो अभी परिष्कृत अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। और कुलवंत ने ली अग्नि रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी भयंकरता सिद्ध की। वहां मौजूद अलग अलग गुटों के कई लोग बातें करने लगे। उन्हें आदर्श की कोई परवाह नहीं थी, न ही उन्होंने आदर्श को मारने का अपना इरादा छिपाया। बस एक बात थी कि अब महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में हर व्यक्ति एक कानून द्वारा सुरक्षित था। जो भी पहले हमला करता, कानून द्वारा उसकी ऊर्जा तुरंत अस्थायी रूप से हटा दी जाती। हालांकि ये सुरक्षा केवल उन्हीं साधकों को दी जाती थी जो महान साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। एक बार जब वे ये योग्यता खो देते तो उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती और महान साम्राज्य का रहस्यवादी क्षेत्र स्पष्ट रूप से उन लोगों की रक्षा के लिए कोई ऊर्जा नहीं छोड़ता जो बेकार थे। वे इंतजार कर रहे थे, मुकदमे के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ वे ही आगे बढ़ सकते थे जिनमें पर्याप्त प्रतिभा थी। जिनमें योग्यता की कमी थी उन्हें बाहर कर दिया जाता। वहां मौजूद कई लोगों के लिए बाहर निकाले जाने का मतलब बस उनके मुकदमे का अंत था, लेकिन आदर्श के लिए बाहर निकाले जाने का मतलब भेड़ियों की मांद में गिरना था। अगर ऐसा होता तो उसका हश्र कल्पना से परे था। और इसी क्षण शुआ की ध्वनि के साथ विशाल सफेद जमीन सबके सामने घूम गई। जमीन के ऊपर कहीं से एक विशाल नदी गर्जना करती हुई प्रकट हुई और नदी के ऊपर प्रकाश का एक विशाल पुल था। प्रकाश का यह पुल 20 मीटर से अधिक चौड़ा और लगभग 200-300 मीटर लंबा था। प्रकाश के पुल पर कहीं से एक परछाई प्रकट हुई जो धुंधली से स्पष्ट हो गई। जब लोगों ने गौर से देखा तो उनके दिल दहल गए। पुल पर एक बेसहारा जानवर था। ये वीरान जानवर लगभग 2 मंजिला ऊंचा था और एक विशालकाय बाघ जैसा दिखता था। इसके शरीर पर बाघ की धारियां नहीं थीं, बल्कि बिजली के अनगिनत निशान थे। उसके लंबे नुकीले दांत थे जो भालों जैसे लगते थे और पंजे तलवार जैसे। वो बेहद क्रूर दिखता था और उससे दमन का गहरा एहसास होता था। ये है। वहां मौजूद कई युवा हैरान रह गए। आखिर ये क्या था? ये वीरान जानवर बिल्कुल असली लग रहा था। ये किसी असली वीरान जानवर से जरा भी अलग नहीं लग रहा था। ये मांस और खून से लथपथ था और इसकी अंबर जैसी आंखों में एक बेहद ठंडी चमक भी थी। हालांकि लोगों को पता था कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। कोई भी उजाड़ जानवर इसके भीतर बंद होकर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। उनके सामने खड़ा वो वीरान जानवर वास्तविक लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो एक ऊर्जा प्रक्षेपण था। ऊर्जा से बना एक उजाड़ जानवर एक असली उजाड़ जानवर की अनुभूति को बखूबी दोहरा सकता था। ये तरीका आश्चर्यजनक था, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह नहीं थी कि यह दृश्य शेंतु परिवार के जेड स्क्रॉल में दर्शाए गए अनुभवों में दर्ज नहीं था। जेड स्क्रॉल में दर्ज अभिलेखों से पता चलता है कि वे पहले एक जंगल से गुजरेंगे और रास्ते में उन्हें मारकाट का सामना करना पड़ेगा। उसमें प्रकाश के पुल या उस क्रूर उजाड़ जानवर का जिक्र नहीं था। आत्मा अनुबंध के कारण आकाशराज झूठी जानकारी वाला जेड स्क्रॉल नहीं दे सकता था। इसलिए यह बहुत संभव था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर प्रवेश के साथ एक अलग परीक्षण होता। इस तरह बाद में आने वाले लोग पहले आए लोगों से प्राप्त अनुभवों का इस्तेमाल परीक्षण को निशाना बनाने के लिए नहीं कर सकते थे। इससे इस बात की गारंटी बढ़ जाती थी कि रहस्यवादी क्षेत्र द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी वास्तविक था। ये जानकर लोग दंग रह गए। ये महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र वाकई बहुत डरावना था। प्राचीन महान महारानी हर बार रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षणों को अलग कैसे बना पाती थी। हालांकि अब इस पर अचंभा करने का समय नहीं था। निस्संदेह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को इंगित करने के अलावा शेंतु परिवार के रहस्यमय क्षेत्र के जेड स्क्रॉल का कोई खास संदर्भात्मक महत्व नहीं था। उन्हें अपनी स्वयं की संसाधनशीलता पर निर्भर रहना पड़ा। मुकदमे की विषय वस्तु बदल जाने के बाद हमें जो कुछ भी सामना करना पड़ेगा वो अज्ञात है। अपने पीछे बैग लिए हुए उस युवक को न केवल कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर उत्साह भी झलक रहा था। दिलचस्प। पैंथर लेडी भी कोशिश करने को बेताब थी। उसने अनजाने में अपनी हथेलियों से खरोंचा। जैसे ही एक काला पंजा चमका, तभी सबके कानों में एक आवाज गूंजी। ये आवाज शांत और सुकून देने वाली थी, लेकिन इसमें कोई मानवीय भावनाएं नहीं थी, इसलिए ये धातु जैसी लग रही थी। हर किसी के पास एक मौका होता है। अगरबत्ती जलने में जितनी देर लगे उतनी देर तक टिक रहने से प्रकाश के पुल से होकर गुजरने और रहस्यमयी लोक के अगले स्तर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाएगा। मैं समझता हूं, इसलिए हमें उस समय तक टिके रहना होगा जब तक कि इस वीरान जानवर के पंजे के नीचे एक अगरबत्ती जल न जाए। मुझे ये परीक्षण पसंद आया। पैंथर लेडी उत्साहित दिखी। पैंथर लेडी तो उत्साहित थी ही, लिन परिवार की तरफ से वरुण भी बहुत उत्साहित था।
पहली परीक्षा तो बेसहारा जानवरों से लड़ने की थी, और यही वो काम था जिसमें वो अच्छा था। महान साम्राज्ञी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले के अंतिम 6 महीनों में उसने शैतानी प्रशिक्षण लिया था। उसने अपना सारा समय युद्ध में बिताया, या तो युवा कुलीनों से जूझते हुए या फिर बेसहारा जानवरों के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ते हुए। यह एक शुभ संकेत है। मैं इस परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। वरुण ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में अवचेतन रूप से एक महत्वाकांक्षी चमक उभर आई। वरुण लिन परिवार में शीर्ष कुलीन वर्ग के स्तर का नहीं था, अन्यथा वो महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने में अपना स्थान लगभग नहीं खो देता। जहां तक आदर्श की बात है, वरुण को इस बात की चिंता नहीं थी कि रहस्यवादी क्षेत्र में आदर्श दूसरों के हाथों मारा जाएगा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि आदर्श के बहुत सारे ताकतवर दुश्मन हैं और वो भी इसमें फंस जाएगा। अपने शब्दों को छोटा न करते हुए जब तक वो ठीक था, तब तक वरुण केवल तभी खुश होगा जब आदर्श को अन्य परिवार के लोगों द्वारा मार दिया जाएगा। आदर्श ने उससे उसकी जगह लगभग छीन ही ली थी और कुलमाता का अनुग्रह भी प्राप्त कर लिया था, जिससे उसे किसी भी उच्च संसाधन का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। इसके लिए वरुण पहले से ही बहुत ईर्ष्यालु था, इसलिए उसके लिए आदर्श का मर जाना ही बेहतर था। और इस क्षण तरुण खुशी से हंसने लगे। इस प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। इसे रिकॉर्ड न करना अफसोस की बात होगी। तरुण ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वो छोटी और प्यारी थी। अपने नाम छोटी तितली की तरह वो फूलों के बीच से उड़ती हुई तितली जैसी थी। शायद इसलिए कि वो आदर्श की उम्र की थी। उसका चरित्र एक ऐसे बच्चे जैसा था जो बड़ा नहीं हो सकता। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया और उन सभी गुटों को नजरअंदाज कर दिया जो उसके लिन परिवार पर नजर गड़ाए हुए थे। उसने अपने अंतर स्थानिक वलय से एक दृश्य सरणी डिस्क निकाली और उसे प्रकाश सेतु से ज्यादा दूर नहीं रखा। वो प्रकाश सेतु पर हर जूनियर के परीक्षण के दृश्य को रिकॉर्ड करने की योजना बना रही थी। छोटी बहन तरुण, ऐसा करना काफी दिलचस्प है। विजुअल डिस्क एरे देखकर वरुण भी काफी उत्साहित था। उसने सोचा था कि उसका प्रदर्शन लिन परिवार के बड़े बुजुर्गों को नहीं दिखेगा, लेकिन अब विजुअल डिस्क एरे के जरिए वे भविष्य में उसे देख पाएंगे और उसका शानदार और बहादुरी भरा प्रदर्शन देख पाएंगे। वरुण हिचकिचा रहा था कि उसे तुरंत ऊपर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस समय महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र की उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी। प्रकाश के पुल पर कदम रखने वाले पहले साधक की कठिनाई 20% कम हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही एक हट्टा कट्टा युवक तुरंत प्रकाश के पुल पर कूद पड़ा। ऊपर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति उस वीरान जानवर की क्षमताओं को नहीं जानता था, इसलिए ये एक बड़ा नुकसान था। हालांकि अगर कठिनाई 20% कम कर दी जाए तो ये नुकसान एक फायदा बन जाएगा। ये बच्चा, वरुण समेत कई लोग मन ही मन कोस रहे थे। ये मोटा आदमी इतना चालाक था कि यूं ही पहला स्थान नहीं छीन सकता था। सब लोग, मैं आप सबके लिए रास्ता खोजूंगा, मोटे ताजे युवक ने हंसते हुए कहा। वो बहुत खुश था कि उसने पहला स्थान हासिल किया। बेशक खुश होने के बावजूद उसका खुद को ज्यादा आंकने का कोई इरादा नहीं था। उस बेबस जानवर के सामने वो मोटा ताजा नौजवान बेहद सतर्क हो गया। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि प्राचीन महान महारानी एक ऐसा अस्तित्व है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि उस तक पहुंचना असंभव है। कोई भी विशिष्ट प्रतिभा उसकी नजर में नहीं आ सकती। अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए महान साम्राज्ञी ने जो रहस्यवादी क्षेत्र बनाया था, उसकी कठिनाई की कल्पना आसानी से की जा सकती थी। उसके सामने खड़ा वो वीरान जानवर किसी अज्ञात प्राचीन प्रजाति का था। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। हालांकि ये लोग बड़े प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो इस पहले ही आकलन में हार जाएंगे। इससे पहले ठंडी आवाज ने कहा था कि प्रकाश के पुल पर अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है उतना समय सहन करना ही गुजरने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए उस मोटे युवक का उस बेसहारा जानवर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वो टिक सकता था उतना ही काफी था। स्वाभाविक रूप से इस वीरान जानवर को हराने की तुलना में केवल उसका सामना करना अधिक आसान होगा। प्रकाश के पुल पर मोटे युवक की आंखों में लड़ने की भावना की लपटें जल रही थीं, जो प्राचीन उजाड़ जानवर की अंबर आंखों के विपरीत थी। इस परीक्षण से बहुत सारे लाभ हुए। रहस्यवादी क्षेत्र में अवसरों की उपेक्षा करके केवल प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र को देखने से उसके क्षितिज का विस्तार होगा तथा उसके विकास में भी बहुत लाभ होगा। 10,000 कदम पीछे हटकर अगर उसे तुरंत ही बाहर भी कर दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उस बदकिस्मत आदर्श के साथ था। एक बार जब वो नष्ट हो जाता तो रहस्यमय लोक की सुरक्षात्मक ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर उसे आदर्श पर हमला करने से कोई सजा मिलने का डर नहीं रहता। फिर वो नष्ट होने वाले आदर्श को मार सकता था और शेंतु परिवार से इनाम प्राप्त कर सकता था। ये एक उदार राशि थी और जू परिवार से आए मोटे युवक के लिए, जो किसी भी तरह से शेंतु परिवार के कबीले से तुलनीय नहीं था, आकाशराज द्वारा दिया गया इनाम उसके लिए बहुत लुभावना था। ये सोचते हुए उस मोटे युवक ने अपनी आंखों के कोने से आदर्श की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच और डर झलक रहा था। युवक की नजर देखकर आदर्श की भौहें तन गईं।
ये वाकई बहुत सिरदर्द था। ऐसा लगता है कि लिन परिवार के शिष्यों के अलावा जो आकाश राज से इनाम नहीं ले पाए, बाकी सभी उसे याद कर रहे थे। दरअसल एक उजाड़ स्वर्ग गुरु के प्रशिक्षु के रूप में, और उसकी उम्र इतनी कम होने के बावजूद वो उनके सामने रखे रसीले मांस के टुकड़े जैसा था। कौन उसका एक निवाला नहीं खाना चाहेगा? गर्जन! इस समय वो हताश पशु दहाड़ा और उसके पंजे ने उस मोटे युवक पर वार कर दिया। यद्यपि ये एक साधारण हमला था, लेकिन जानवर का पंजा एक धुंधली छवि के रूप में दिखाई दिया। तेज, बहुत तेज। मोटा ताजा नौजवान विचलित नहीं हुआ। उसने तुरंत उस वीरान जानवर की हर हरकत पर नजर रख ली। वीरान जानवर को आगे बढ़ता देख उसका मोटा शरीर रबर की गेंद की तरह उछल पड़ा। मोटा ताजा युवक किनारे की ओर दौड़ा। उसने दूसरों को यह एहसास दिलाया कि उसे कोई त्वरण महसूस नहीं हुआ। उसकी गति क्षण भर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसने उस क्रम का उल्लंघन किया जो लोग जानते थे। ये जू की पारिवारिक विरासत की गतिशीलता तकनीक 9 क्लाउड्स रोप है। भीड़ में से किसी ने कहा, जू परिवार भले ही शीर्ष पारिवारिक कुलों में से एक न हो, लेकिन 9 बादलों की रस्सी स्वर्गयुग जगत की सर्वश्रेष्ठ गति तकनीकों में से एक थी। जो लोग इस गति तकनीक में निपुण थे, वे युआन के मूल क्षेत्र में भी उड़ सकते थे। वे इस गति तकनीक का उपयोग करके बादलों में भी उड़ सकते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके पास एक अदृश्य रस्सी हो जिससे वे ऊपर चढ़ सकते हैं। इसी से 9 बादलों की रस्सी का नाम पड़ा। 9 बादलों की रस्सी के साथ वो मोटा ताजा युवक भले ही शरीर से ठीक न दिख रहा हो, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। उसने प्रकाश के पुल पर इधर उधर दौड़ लगाई और उजाड़ जानवर के लगातार 7-8 हमलों को चकमा देते हुए आखिरकार उजाड़ जानवर के चारों ओर घूमकर पुल के दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। वो नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया। मोटे ताजे नौजवान की आंखें चमक उठीं। मूल्यांकन का ये पहला दौर उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसकी युद्ध क्षमता भले ही कमजोर हो, लेकिन उसे अपनी चाल ढाल की तकनीक पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि जीत निकट आ गई है। हालांकि जैसे ही वो पुल पार करने वाला था, उसने एक शक्तिशाली प्रतिरोध महसूस किया जिससे उसकी गति बहुत कम हो गई। ओ! मोटा ताजा नौजवान मन ही मन घबरा रहा था। पुल के उस पार एक अनजानी सी बात छिपी थी। ऐसा लग रहा था मानो अगरबत्ती जलने में जितना समय लगे, उतना समय सहन किए बिना पुल पार करना नामुमकिन है। अपने पीछे हवा का झोंका महसूस करते हुए मोटे युवक को एहसास हुआ कि उस प्राचीन वीरान जानवर का हमला उस तक पहुंच रहा है। बिना देखे मोटे युवक ने अचानक अपने शरीर की गति उलट दी और विपरीत दिशा में उड़ गया। हवा में दिशा बदलना मिनट सोटैलिटी की बड़ी सफलता के चरण की एक तकनीक थी। सूक्ष्मता आंदोलन तकनीक का संबंध शरीर पर नियंत्रण से ज्यादा था। इसमें कोई नियम नहीं थे। निचले सैन्य पदों पर यह एक उत्कृष्ट कौशल था, लेकिन उच्च सैन्य पदों पर जहां नियम महत्वपूर्ण थे, ये कुछ खास नहीं था। स्वर्गयुग दुनिया में सूक्ष्मता आंदोलन तकनीक के बारे में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उस मोटे ताजे युवक ने हवा में अपनी दिशा बदली, उसके पीछे खड़े उस प्राचीन वीरान जानवर ने अचानक दहाड़ मारी। उसके माथे पर एक दरार पड़ गई। उस दरार से काली किरणें निकल रही थीं, मानो उस प्राचीन वीरान जानवर की तीसरी आंख निकल आई हो। ओह, ये तो है। लोगों को कुछ भी करने का समय नहीं मिला। उन्होंने बस एक ऊर्जा किरण निकलती देखी। वो बेबस जानवर अविश्वसनीय गति से उस मोटे युवक का पीछा करते हुए अपने पंजों से हमला कर दिया। पेंग! एक जोरदार आवाज के साथ वो मोटा ताजा युवक चीखा। वो मानो किसी रबर की गेंद पर चोट लगी हो। जैसे ही उसे उस बेबस जानवर ने उड़ाया, लोगों को हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मोटा ताजा नौजवान जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उस बेबस जानवर ने उसका पूरा दाहिना हाथ काट डाला था। उसका हाथ तो कट ही गया था, इतना ही नहीं, उसकी दाहिनी तरफ की पसलियां और उरोस्थी पूरी तरह टूट गई थी। खून पानी की तरह बह रहा था। मोटा युवक दर्द से कराह उठा। उसका मोटा चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की चर्बी लगातार कांप रही थी। दर्द। आखिर वो एक 16 साल का बच्चा था। एक योद्धा जिसने भी कई कष्ट झेले हों, उसे भी उसकी भुजाएं कटी हुई देखने का एहसास होगा। सफेद हड्डी जिसमें थोड़ी सी अस्थि मज्जा थी, किसी भी आम नौजवान के बस की बात नहीं थी। वो उसका अपना हाथ था। उस हट्टे कट्टे युवक को इस हालत में देखकर लोग मन ही मन विस्मय में डूब गए। ये महान महारानी का रहस्यमय राज्य एक बेहद क्रूर परीक्षा थी। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मौकों को खुलकर चुना जा सके। जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। उदाहरण के लिए, यदि प्राचीन उजाड़ जानवर के पंजे मोटे युवक के सिर पर लगे होते और उसके दाहिने हाथ पर नहीं, तो वो पहले ही मर चुका होता। वो, मेरी मदद करो, मोटा ताजा युवक गिड़गिड़ाया। हालांकि उसके आसपास के लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। महान साम्राज्य के रहस्यमय लोक में पहुंचकर वे सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इसके अलावा इन बड़े पारिवारिक कुलों के बीच उनके आपसी रिश्ते तनावपूर्ण थे। दरअसल उनमें अक्सर कुछ टकराव भी होते थे।
अगर उन्हें इस बात की चिंता न होती कि आपस की लड़ाइयों से दूसरों को फायदा हो रहा है, तो उनके कुछ पारिवारिक कुल पहले ही संसाधनों के लिए आपस में लड़ चुके होते। इस परिदृश्य में महान साम्राज्य के रहस्यवादी क्षेत्र में हर जगह अवसर मौजूद होने के कारण इन कनिष्ठों के लिए एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मार डालना अत्यंत सामान्य बात थी। अधिकांश समय जब कोई नीचे गिरा हुआ हो तो उसे न मारना भी बुरा नहीं माना जाता था। जू परिवार एक छोटा सा पारिवारिक कबीला था। सिर्फ 3 छोटे बच्चे ही आए थे। अलग अलग उम्र के होने के कारण वे एक साथ नहीं आए थे। उस मोटे युवक का कोई साथी नहीं था। महान साम्राज्य रहस्यवादी क्षेत्र के नियमों के अनुसार एक बार जब किसी व्यक्ति को हटा दिया जाता था तो उसे रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ने से पहले परीक्षण के अंत तक इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। वो बस इंतजार कर सकता था। हालांकि इतनी गंभीर चोटों के साथ कम से कम 1 घंटे तक उसे जो दर्द सहना पड़ा होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है। ZZ कितना दयनीय। तरुण अभी भी अपनी विजुअल डिस्क एरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसे जरा भी दया नहीं आई। उसने कुछ अच्छा किया और उस मोटे आदमी का टूटा हुआ हाथ उसकी तरफ उछाल दिया। आदर्श की बात करें तो वो सब कुछ बेरुखी से देख रहा था। उसे साफ पता था कि अगर वो नाकाम रहा तो उसका अंजाम उस मोटे आदमी से भी ज्यादा बुरा होगा। उसे इंतजार करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि हो सकता था कि उसका शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाए और हो सकता है कि वो मोटा आदमी भी दोषियों में से एक हो। मोटा आदमी कांप रहा था जब उसने अपना टूटा हुआ हाथ उठाया और एक गोली निगल ली। उसे बहुत दर्द और डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि लगभग 2 घंटे बाद मुकदमा खत्म होने के बाद वो अपना टूटा हुआ हाथ जोड़ पाएगा या नहीं। ZZ कितना दयनीय। बिना किसी योग्यता के महान महारानी के रहस्यमय लोक में आकर क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? पीछे एक बड़ा सा थैला लिए हुए उस युवक ने उस मोटे आदमी की भयानक हालत को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मोटे आदमी की त्रासदी ने वहां उपस्थित कुछ युवा अभिजात वर्ग का आत्मविश्वास खो दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश अनजान बने रहे। स्वर्गयुग दुनिया के विभिन्न बड़े गुटों के प्रतिभाशाली कुलीन वर्ग के रूप में उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उनके सामने जो मोटा आदमी था वो एक दोयम दर्जे के पारिवारिक कबीले से आया था जिसे वे गंभीरता से नहीं लेते थे। ये वाकई और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ये शेंतु परिवार के Z स्क्रॉल में बताए गए वर्णन से भी ज्यादा खूनी है। पैंथर लेडी ने अपने नाखूनों को चाटा और उसे प्रयास करने का मन हुआ। हुर। बैग वाला युवक हंसा, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। उसने अनजाने में कुलवंत को एक नजर देखा। कुलवंत बेपरवाही से अपने हाथ पीठ पर रखे खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो जो कुछ हुआ था उसका उससे कोई लेना देना ही न हो। प्रकाश के पुल पर कदम रखने वाले दूसरे साधक की कठिनाई 10% कम हो जाएगी। महान साम्राज्य रहस्य लोक की उदासीन आवाज फिर गूंजी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। इस बार किसी को भी पहले आने की जल्दी नहीं थी। इससे पहले जब मोटा आदमी प्रकाश के पुल पर कूदा था तो नियमों और उजाड़ जानवर की ताकत न जानने के कारण वो काफी नुकसान में था। उदाहरण के लिए उसने भोलेपन से सोचा था कि उजाड़ जानवर के चारों ओर चक्कर लगाकर वो प्रकाश के पुल को पार कर सकता है, लेकिन अंत में उसे पुल के नियमों ने रोक दिया। इसके अलावा उजाड़ जानवर ने अचानक अपनी तीसरी आंखें भी खोल दी थीं, जिससे उन्हें कुछ संदेह हुआ कि एक बार तीसरी आंख खुलने के बाद उजाड़ जानवर की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वरुण बगल में खड़ा देख रहा था और दांत पीस रहा था, अगले नंबर पर आने की चाहत में। हालांकि इस समय पीठ पर बैग लिए वो युवक पहले ही प्रकाश के पुल पर कदम रख चुका था। हे, मुझे कोशिश करने दो। वहां मौजूद कई नौजवान उस नौजवान की तरफ देखने लगे। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। अगर वो पास नहीं हो पाया तो उनमें से कई को हार माननी पड़ सकती है। जैसे ही बैग लेकर युवक एक पैर पर पुल पर उतरा, प्राचीन वीरान जानवर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। युवक उछला और हवा में उसके पीछे का थैला खुल गया। अचानक छायाओं का एक समूह ऊपर आ गया। ओ, कौवे। ये देखकर हैरानी हुई कि उस युवक के थैले में कौवों का एक झुंड बंद था। ये कौवे लगभग एक बाज के आकार के थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी चोंचें ब्लेड जैसी तेज थीं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस बूढ़े वीरान जानवर पर टूट पड़े। ये पशु नियंत्रण संप्रदाय की रहस्यमय तकनीक है। इन कौवों को इस रहस्यमय तकनीक से कठोर बना दिया गया है। वे अपना दिमाग खो चुके हैं और ज़ॉम्बी जैसे हैं। उन्हें एक आत्मा जानवर के थैले में बंद किया जा सकता है। ये बदमाश संचित पशु नियंत्रण संप्रदाय के कनिष्ठों में अग्रणी व्यक्तियों में से एक है। उसके पास जो आत्मा जानवर का थैला है वो भी सर्वोत्तम उच्च श्रेणी की वस्तुओं में से एक है। ये संभवतः लाखों ज़ॉम्बी कौवों को बंद करने में सक्षम हो सकता है, एक लड़की ने कहा, जो पशु नियंत्रण संप्रदाय को अच्छी तरह से समझती थी। लाखों? जब लोगों ने ये सुना तो वे चौंक गए। लाखों कौवों को परिष्कृत करने में कितनी मेहनत लगी होगी। जानवर नियंत्रण संप्रदाय। आदर्श थोड़ा लड़खड़ाया। लिन परिवार शक्तिशाली था, लेकिन स्वर्गयुग दुनिया में उनके पास केवल एक आत्मा पर्वत श्रृंखला ही थी।
जेड आत्मा पर्वत भले ही एक अनमोल जगह हो, लेकिन विशाल स्वर्गयुग दुनिया की तुलना में इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा था। इसी तरह शेंतु परिवार कबीला भी उसी स्थिति में था। स्वर्गयुग दुनिया में अभी भी कई अन्य पारिवारिक कुल और संप्रदाय थे। वे स्वर्गयुग दुनिया की गहराइयों में छिपे हुए थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनकी विरासत बहुत गहरी थी। अब शेंतु परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में गड़बड़ी करने के लिए केवल 1 दर्जन गुटों को ही चुना था। पिछले ली अग्नि संप्रदाय और वर्तमान पशु नियंत्रण संप्रदाय ने आदर्श को इन संप्रदायों की शक्तिशाली ताकत का एहसास कराया। आदर्श कभी भी स्वर्गयुग दुनिया में स्थापित संप्रदायों के संपर्क में नहीं आया था। आदर्श सोच ही रहा था कि संचित ने 1000 से ज्यादा कौवे छोड़ दिए थे। इन कौवों ने एक घनी दीवार बना ली थी और लगभग पूरे प्रकाश पुल को ढक लिया था। प्राचीन उजाड़ जानवर के हर हमले को सैकड़ों कौवों ने रोक दिया। मरना। तभी संचित ने हमला कर दिया। उसने अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से एक अर्धचंद्राकार कृपाण निकाला। नीचे झुककर वो चीते की तरह उस प्राचीन वीरान जानवर पर टूट पड़ा। वो वास्तव में प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला कर रहा है। जब लोगों ने ये देखा तो वे बहुत घबरा गए। प्राचीन महान महारानी के लिए अपने उत्तराधिकारी का चयन करना एक कठिन परीक्षा थी, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में बहुत कठिनाई थी। अब परीक्षाओं के पहले दौर में कई लोगों को लगा कि उनकी ताकत प्राचीन उजाड़ जानवर को चकमा देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी संचित ने वास्तव में प्राचीन उजाड़ जानवर पर चुपके से हमला करने की कोशिश की। वो बहुत घमंडी था। इस क्षण में लोगों के पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय संचित पहले से ही प्राचीन उजाड़ जानवर के शरीर के नीचे भाग चुका था। एक आम वीरान जानवर की पीठ और अंग बेहद सख्त होते थे, मानो कोई दिव्य धातु हो। हालांकि उसका कोमल पेट ही उसकी कमजोरी थी। उनके सामने खड़ा वो प्राचीन उजाड़ जानवर भले ही ऊर्जा की एक रचना हो, लेकिन वो किसी असली उजाड़ जानवर से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। वो लगभग एक जीवित प्राणी जैसा था। इसकी कमजोरी भी शायद किसी आम वीरान जानवर जैसी ही थी। आखिरकार प्राचीन महान महारानी वास्तविक दुनिया की नकल करने के लिए व्यूह रचना की तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। तभी वो सबसे यथार्थवादी परिवेश में अपने मनचाहे उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकती थी। संचित ने प्राचीन उजाड़ जानवर पर चुपके से हमला करने से पहले ऐसा ही सोचा था। उसने कौवों को सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया था और अपनी अद्भुत चाल ढाल से प्राचीन उजाड़ जानवर के पेट के नीचे आ गया था। अपनी कृपाण से वार करते हुए ब्लेड से बेतहाशा किरणें निकल रही थीं। ये पशु नियंत्रण संप्रदाय का 9 यिन स्वर्गीय वज्र कृपाण था। ये बिजली की तरह तेज था। इसकी अत्यधिक गति अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार थी। डैंग! संचित की कृपाण सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के पेट पर जा लगी। हालांकि संचित को न सिर्फ खुशी हुई, बल्कि उसके हाव भाव भी काफी बदल गए। कृपाण के स्पर्श ने उसे घबरा दिया। उसकी कृपाण ने उस प्राचीन वीरान जानवर की त्वचा की ऊपरी सतह को ही खरोचा था। वो उसके मांस में भी नहीं घुस पाई थी। ये संचित को गहरा सदमा लगा। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन उस प्राचीन वीरान जानवर के तीखे पंजे पहले ही नीचे की ओर झपट चुके थे। संचित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घुमावदार कृपाण से पंजे के हमले को रोका। उसकी हथेली फट गई और उसका हाथ घायल हो गया। और इसी क्षण उस प्राचीन वीरान जानवर की तीसरी आंख से एक किरण निकली। ये किरण किसी तेज तलवार की तरह थी। किरण के लगने से सैकड़ों कौवे राख हो गए। संचित के कंधे को चीरते हुए भी किरण जरा भी कमजोर नहीं हुई। पुआ! खून के छींटे पड़ने से संचित का चेहरा पीला पड़ गया। वो पुल पर गिर पड़ा। संचित भी हार गया है। लोगों को डर लग रहा था। क्या यह स्तर बहुत मुश्किल नहीं है? हालांकि दूसरों की सोच के विपरीत संचित गिरने के बाद जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी किसी तरह खड़ा हो गया। उसने दांत पीसते हुए अपने धसे हुए कंधे को दबाया। लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि उसके कंधे के अंदर जौंक जैसे कीड़े रेंग रहे थे। ये कीड़े संचित के मांस पर उगे थे। इनसे लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगती थी। ये लोग हैरान थे। ये कीड़े घिनौने लग रहे थे और इनके असर भी अनजान थे। फिर भी संचित ने इन्हें अपने मांस पर पाला था। ये पशु नियंत्रण संप्रदाय के रहस्यमय कीड़ों में से एक है। इन्हें शरीर में पालने से दर्द से राहत मिलती है और घावों की मरम्मत होती है। हालांकि संचित की बाह में छेद हो गया है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति में बहुत कमी नहीं आएगी। बोलने वाला व्यक्ति कुलवंत था। वो ली अग्नि संप्रदाय का प्रतिभाशाली युवक था। रहस्य लोक में प्रवेश करने के बाद से उसने लगभग कभी मुंह नहीं खोला था। उससे एक रहस्यपूर्ण अनुभूति हो रही थी। कुलवंत सही थे। संचित की युद्ध शक्ति मुख्यतः उसके कौवों में थी। अगर संचित ने उस प्राचीन वीरान जानवर पर हमला करने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल न किया होता और केवल चकमा दिया होता, तो उसकी युद्ध शक्ति में निश्चित रूप से ज्यादा कमी नहीं आती। और वास्तव में इस स्थिति में भले ही संचित के पास एक और जीवन बचा हो, फिर भी वो प्राचीन उजाड़ जानवर पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह लाचार जानवर अजेय था। उसमें कमजोरी की कोई बात ही नहीं थी। ऊर्जा से निर्मित एक प्राचीन उजाड़ जानवर असली जानवर से अलग होता है
उसका पेट दिव्य धातु जैसा कठोर होता है। उसे हराना नामुमकिन है। भीड़ में से एक युवक ने कहा। हालांकि कुलवंत ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की ऊर्जा से बना ये वीरान जानवर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसकी कमजोरी भी अब कमजोरी नहीं रही। अगर ये एक आदिम सच्ची आत्मा थी तो भले ही आपको पता हो कि इसकी कमजोरी उसके पेट या आंखों में है, तो क्या हुआ, कुछ एम्पायरियन विशेषज्ञ भी अपने संयुक्त प्रयासों से इसे नहीं मार पाएंगे। कुलवंत की आवाज उदासीन थी। उसके विचार से संचित ने उस प्राचीन वीरान जानवर को हराने की कोशिश में बहुत ही नासमझी की थी। ये कैसे संभव हो सकता है? कुलवंत के शब्दों ने कई लोगों को विस्मित कर दिया। दरअसल इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के लिए उन्हें अपना आत्मविश्वास त्याग कर भय और सम्मान के साथ इसकी खोज करनी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन महान महारानी के लिए उनमें से तथाकथित प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कमजोर थे। रहस्यवादी क्षेत्र की परीक्षा में खड़ा होना और अदम्य शक्ति बनना स्वर्ग में चढ़ने से ज्यादा अलग नहीं था। लोगों की इसी सोच के चलते संचित ने प्रकाश के पुल पर हजारों कौवे छोड़ दिए थे। उसने इन कौवों की बलि उनकी कीमत की परवाह किए बिना दी। उसने उस प्राचीन उजाड़ जानवर को कौवों के घेरे को बेरहमी से चीरने दिया और केवल इसी तरीके से उसने उस प्राचीन उजाड़ जानवर के कदमों को रोका। संचित ने अपने शरीर पर लगे घावों को सहन किया और कौवों के हमलों से बचते हुए आगे निकल गया। इस प्रकार वो बड़ी कठिनाई से एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय को सहन करने में सफल रहा। संचित परीक्षण के पहले दौर को पास करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। संचित गुजर गया है। संचित को ऐसी हालत में देखकर लोगों के मन में अजीब सी भावनाएं उठ रही थीं। उसके कंधे में खून से सना एक छेद था और उसे अपने पशु नियंत्रण संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलना पड़ा। अब संचित पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बाहें कांप रही थीं। यह संचित के पहले के उत्साही और इशारा करने वाले हाव भाव और रूप रंग से बहुत अलग था। संचित को मानो बहुत धक्का लगा हो। वो प्रकाश के पुल के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश बैठा था। संचित को इतनी गंभीर चोटें नहीं लगनी चाहिए थीं, लेकिन बदकिस्मती से उसे उस प्राचीन वीरान जानवर पर हमला करना पड़ा। उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काट लिया था। पैंथर लेडी बोलते हुए रोशनी वाले पुल पर कूद गई। पुल कौवों की लाशों से ढका हुआ था। प्राचीन उजाड़ जानवर के खिलाफ पैंथर लेडी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसकी गति और चुपके से हमला करना उसकी ताकत थी। गर्जन! प्राचीन उजाड़ जानवर आगे बढ़ा और पैंथर लेडी का शरीर अचानक गायब हो गया। तेज हवा के झोंके के साथ पैंथर लेडी का शरीर हवा में बलपूर्वक उलट गया और वो बाल बाल उस प्राचीन वीरान जानवर के हमले से बच गई। जब पैंथर लेडी जमीन पर उतरी तो उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। गर्जन! प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोलते ही फिर से हमला कर दिया। ये रहस्यमयी तीसरी आंख उस प्राचीन वीरान जानवर की गति और शक्ति में वृद्धि कर सकती थी। पैंथर लेडी की पुतलियां सिकुड़ गईं और सुई की तरह पतली हो गईं, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उसके शरीर से चटकने की आवाजें निकलने लगीं। उसके शरीर पर एक अजीब सा टैटू दिखाई देने लगा। इसके बाद पैंथर लेडी के चेहरे पर महीन बाल उगने लगे। उसकी पीठ और झुक गई, उसकी बाहें और लंबी हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी, जबकि उसके काले नाखून तीखे पंजों में बदल गए थे। जानवर रूपांतरण! किसी ने आश्चर्य से कहा। पैंथर लेडी का नाम यूं ही नहीं रखा गया था। वो स्वर्गयुग दुनिया की टोटेम मिस्टिक रेस से आई थी। टोटेम मिस्टिक रेस के लोगों की एक विशेष रक्त रेखा थी। अपनी जाति की रहस्यवादी तकनीक का उपयोग करके वे अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते थे, उसे एक जानवर जैसा बना सकते थे, जिससे उनके शरीर की क्षमताएं उत्तेजित होती थीं। अब पैंथर लेडी ऐसी ही एक विधि अपना रही थी। अपने जानवर रूप में उसकी गति और प्रतिक्रिया की गति बहुत बढ़ गई थी। उस प्राचीन वीरान जानवर की तीसरी आंख से एक किरण निकली और पैंथर लेडी की बाह को छूती हुई निकल गई। हालांकि पैंथर लेडी किरण से बचने में कामयाब रही, लेकिन किरण के चारों ओर फैली ऊर्जा ने उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया था। खून रिसने के साथ ही उसकी बाह पर एक घाव बन गया। ये सोचना कि प्राचीन उजाड़ जानवर अभी भी अपने पशु रूप में पैंथर लेडी को घायल कर सकता है, ये बहुत ही भयानक है। पैंथर लेडी की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन ये प्राचीन उजाड़ जानवर के सामने अभी भी पर्याप्त नहीं थी। पैंथर लेडी के चेहरे पर शर्मिंदगी और चिड़चिड़ाहट थी। वो बिना किसी चोट के ट्रायल पास करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल था। कुछ खरोंचों के बाद पैंथर लेडी किसी तरह बच निकली। हालांकि उसकी गति और प्रतिक्रिया की गति चरम पर थी, फिर भी जब तक एक अगरबत्ती जलकर खत्म हुई तब तक उसके शरीर पर कुछ हल्के घाव हो चुके थे। हालांकि संचित की तुलना में पैंथर लेडी साफ तौर पर कम दयनीय थी, क्योंकि उसके जख्म बस खरोच के निशान थे, लेकिन अपने राक्षसी रूप से बाहर आने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी लगातार हल्की सांस लेने की स्थिति से पैंथर लेडी के लिए यह सब आसानी से नहीं हुआ था। इससे सबका दिल भारी हो गया। पहला राउंड तो पहले से ही बहुत मुश्किल था। वरुण के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं दिख रहा था।
शुरू में जब उसने देखा कि ये राउंड एक वीरान जानवर से निपटने का था तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब उसे भी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि दूसरे शिष्यों की तुलना में उसमें अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था। आखिरकार वो आमतौर पर असली लड़ाई पर ही केंद्रित रहता था। वो अनगिनत बार जंगली जानवरों से लड़ चुका था और उसके पास अपार अनुभव था। वरुण ने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर नजर डाली। उसने देखा कि तरुण और दिव्येश समेत उनके चेहरे के भाव भी सहज नहीं थे। सब लोग एक जैसे थे। वरुण ने राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने आदर्श के हाव भाव देखे तो वो अचानक हक्का बक्का रह गया। इस समय आदर्श उस प्राचीन वीरान जानवर को घूरने में मग्न था। उसके चेहरे पर गहरी भावनाएं थीं, मानो वो किसी बात पर विचार कर रहा हो। इस बच्चे के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? वरुण को ये अजीब लगा। उसे लगा कि आदर्श को इस मुश्किल काम को देखकर निराशा में डूब जाना चाहिए था। दूसरे लोग अगर असफल हो भी गए तो बच सकते हैं, लेकिन अगर वो असफल हुआ तो मर जाएगा। क्या ये बच्चा बेवजह डर गया है? छोड़ो भी, किसे फर्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है? पहले मुझे ट्रायल पास तो करने दो। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वरुण ने दृढ़ संकल्प के साथ पुल पर कदम रखा। इस समय सभी की नजरें वरुण पर पड़ी, जिसमें तरुण भी शामिल थी, जो एक दृश्य डिस्क सरणी पकड़े हुए थी। वरुण सीधा खड़ा हुआ और तरुण के हाथों में दृश्य डिस्क की सरणी को देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस समय जब ये निर्णय लिया जा रहा था कि महान साम्राज्ञी के रहस्यमय क्षेत्र में किसे प्रवेश दिया जाएगा, तो कुलमाता ने सार्वजनिक रूप से उसे मना कर दिया था। उसे बोलने का भी मौका नहीं दिया गया था, इसलिए ये उसके आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा आघात था। इस बार वो अपने पिछले अपमान का बदला लेना चाहता था। तरुण की विजुअल डिस्क एरे उसके मुकदमे में पास होने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर रही थी। वो कुलमाता लिन को दिखाना चाहता था कि उनका शुरुआती फैसला गलत था। ये सोचते हुए उसने अवचेतन रूप से आदर्श की ओर देखा। आदर्श ही उसके उपहास का कारण था। हाँ, कुलमाता द्वारा चुना गया व्यक्ति जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। उसकी मृत्यु की प्रक्रिया भी तरुण द्वारा दर्ज की जाएगी। तो क्या हुआ अगर वो कुलमाता की कृपा पात्र था? शक्ति के बिना वो महान महारानी के रहस्यमय लोक में केवल मृत्यु को आमंत्रित कर रहा होगा। जब आदर्श की हत्या हो रही होगी तो वो पुल के दूसरी ओर खड़ा होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, वरुण मुड़ा और प्राचीन उजाड़ जानवर का सामना किया। गर्जन! उजाड़ जानवर दहाड़ा। वरुण को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उस प्राचीन उजाड़ जानवर का दबाव इतने करीब से महसूस करना बहुत ज्यादा था। वरुण का चेहरा लाल हो गया और वो बेबस जानवर उस पर टूट पड़ा। हमले से बचने के लिए उसने छलांग लगाई और उसकी आंखें चमक उठीं। बूम! पुल कांप उठा। वरुण पूरी तरह से एकाग्र था। उसने अतीत में अर्जित अनुभव का इस्तेमाल किया और उस प्राचीन वीरान जानवर के हमले में बमुश्किल बच पाया। उसका हर छलावा बेहद नजदीकी था। जरा सी चूक भी तुरंत गंभीर चोट पहुंचा सकती थी। ओह, इस लिन परिवार के बच्चे की ताकत तो ठीक है, भीड़ में से किसी ने कहा। लिन परिवार आखिरकार एक उच्च स्तरीय पारिवारिक कबीला था, इसलिए वरुण का ऐसा प्रदर्शन होना स्वाभाविक था। जब लोग बोल रहे थे तो उस प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली। वरुण पर दबाव अचानक बढ़ गया। ये खत्म हो गया है, वो इससे बच नहीं पाएगा। इतनी कम कीमत पर इस मुकाम तक टिके रहना कोई कमजोरी नहीं मानी जाती। इन लोगों की बातें सुनकर वरुण के होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने इतने समय तक इतनी कड़ी ट्रेनिंग की थी, तो वो इस स्तर का कैसे हो सकता था? उस वीरान जानवर की किरण को ऊपर से आते देख वरुण के चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा छा गई। ये लालिमा उसकी गर्दन तक फैल गई और उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी खूनी चमक फैल गई। ओह, ये तो आकाश रक्त युआन क्यूई है। लिन परिवार की ओर से तरुण और दिव्येश भी आश्चर्यचकित थे। मार्शल आर्ट के मार्ग में कुछ साधना तकनीकें थीं, जिनसे एक विशेष युआन क्यूई प्राप्त होती थी, जो साधना तकनीक से मेल खाती थी। आकाश रक्त युआन क्यूई उनमें से एक थी। आकाश रक्त युआन क्यूई में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर इसमें महारत हासिल भी कर ली जाए तो भी इसके इस्तेमाल में कुछ बाधाएं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये व्यक्ति की क्यूई और रक्त को जरूरत से ज्यादा खींच लेता था, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता था, और परिणाम स्वरूप इससे जो शक्ति मिली वो अत्यधिक शक्तिशाली थी। अब वरुण की ताकत और उसके द्वारा आकाश रक्त युआन क्यूई का उपयोग करने के कारण ये संभावना थी कि उसे मामूली चोटें ही लगेंगी। ये वरुण निश्चित रूप से सब कुछ कर रही है। दिव्येश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये तो बस पहला परीक्षण था, और अगर वो पास भी हो गया तो भी उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ समझ और अनुभव ही मिलेगा। इसलिए महान साम्राज्ञी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक साधक को अपने हृदय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। उन्हें ये जानना आवश्यक था कि क्या ये कीमत चुकाने लायक है। जैसे जैसे अगरबत्ती के जलने का समय नजदीक आ रहा था, वरुण हर जगह कलाबाजी कर रहा था। उसका चेहरा खून के रंग में पूरी तरह डूब गया था, फिर भी वो दांत पीसता रहा और डटा रहा। प्राचीन वीरान जानवर की तीसरी आंख से एक और किरण निकली।
वरुण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो इस हमले से बच नहीं पाया। उसकी जांघ फट गई, जिससे खून बहने लगा। वरुण के माथे और गर्दन पर रक्त वाहिकाएं उभर आईं, मानो वे कभी भी फट जाएंगी। वो पहले से ही अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। गर्जन! उस प्राचीन वीरान जानवर ने वरुण को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। उसने तुरंत पंजा मार दिया। बूम! इस पंजे की वजह से जमीन से प्रकाश की किरणें विकृत हो गईं। जोरदार टक्कर से वरुण उड़ गया। वो प्रकाश के पुल से जोर से टकराया और खून की उल्टी करने लगा। वरुण उस प्राचीन वीरान जानवर के हर हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया था। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर बिखर जाएगा। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि वो अब और सहन नहीं कर सकता, प्राचीन उजाड़ जानवर अचानक रुक गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से वरुण को घूरा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय समाप्त हो चुका था।